हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, होता क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसका बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्य को जो कंजंक्शन जोड़ते हैं वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ा जाता है तो उस समय हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही प्रयोग कर करके सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्न बातें दर्शाते हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देगा। इनमें टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रीजन, मैनर, ये सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है। रिजल्ट, तो देखिए बिल्कुल आते हैं एकदम पॉइंट पर। अब जैसे मान लीजिए टाइम है तो टाइम के लिए कौन कौन से कंजंक्शन प्रयुक्त किए जाते हैं सेंटेंस में? व्हेन, आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, टिल, अनटिल। अब ये कंजंक्शन हम कैसे प्रयोग में लाते हैं अब आपको हम वन बाय वन करके समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर है व्हेन से किसका बोध होता है? समय का बोध होता है। व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम ग्लैड। जब वह समाचार सुना वह प्रसन्न हो गया। जब वह समाचार सुना वह प्रसन्न हो गया। यानी कि यहां पर व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ये क्योंकि समय को दर्शाता है। वह प्रसन्न कब हुआ? जब समाचार सुना। जब यानी कि यहां पर ये व्हेन जो है ये टाइम को दर्शा रहा है। अब अगला देखिए, आई वेटेड फॉर राम टिल ही अराइव्ड। मैंने राम के आने तक इंतजार किया। मैंने राम के आने तक, यानी यहां भी समय को दर्शा रहा है। जो टिल है, टिल मीन्स क्या होता है? तक। तो इस तरह से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं। अब देखिए अगला, जैसे यहां पर है प्लेस। प्लेस के लिए कौन कौन से कंजंक्शन लाए जाते हैं? वेयर, वेयर एवर। वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। वेयर एवर मीन्स जहां कहीं भी। देखिए दिस इज द प्लेस, यह वही गांव है। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। देखिए आश्रित जो उपवाक्य हैं एक पार्ट बोलने से वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले जो उपवाक्य हैं और उनको जब जोड़ते हैं तो उस तरह के जोड़ने के काम करने वाले कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए एक पार्ट से कोई आप पता नहीं चलता। जैसे देखिए दिस इज द विलेज, यह वही गांव है। मान लीजिए इतना ही पर सेंटेंस को हम रोक देते हैं। दिस इज द विलेज, यह वही गांव है। इससे क्या पता चलता है उस गांव के बारे में? नहीं पता चलता है। तब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। अब जाकर के पूरा आपका सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हर सेंटेंस में आप देखेंगे जैसे दिस इज द विलेज, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। और वेयर आई वॉज बॉर्न, ये कौन सा क्लॉज हो गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। आगे, मोदी वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। मोदी का स्वागत किया गया। मोदी वॉज वेलकम्ड, मोदी का स्वागत किया गया। वेयर एवर ही वेंट, वे जहां कहीं भी गए। वेयर एवर मीन्स जहां कहीं भी। तो इस वेयर एवर से हम सेंटेंस को यहां पर कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आगे आते हैं कॉज। कॉज में भी कुछ कंजंक्शन है, जैसे बिकॉज, एज, सिंस। अब इनका थोड़ा सा प्रयोग देखते हैं। देखिए यहां पर
कारण को दर्शाता है। अब जैसे दिया है कि ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता, ये सेंटेंस अधूरा है, ये सेंटेंस पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। वह नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता, क्या वजह है? तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस पूरा हो सके, उसका सेंस हम क्लियर समझ सके। तो ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है। उसका न चल पाने का क्या वजह है, क्योंकि वह कमजोर है, यानी कि बिकॉज ही इज वीक, वह कमजोर है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा पार्ट जो होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। पहले आप ये भी समझ लीजिए कि किसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे और किसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। देखिए ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक जो है यहाँ से ही कैन नॉट वॉक, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ से जुड़ते हैं उसके बाद के पार्ट को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब देख लिए बिकॉज ही इज वीक, बिकॉज यहाँ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद का जो भी पार्ट है इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ओके, एज ही इज इल ही कैन नॉट अटेंड द क्लास, वह बीमार होने के कारण क्लास में उपस्थित नहीं हो सकता, वह बीमार होने के कारण क्लास में उपस्थित नहीं हो सकता। अब देखिए एज, एज ही इज इल, इसमें एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये कोई जरूरी नहीं है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है पहले भी आ सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में भी जा सकता है, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि जिस पार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है वो पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है और दूसरा वाला पार्ट फिर प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है पर्पज, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, दैट, सो दैट, लेस्ट। पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। दैट का प्रयोग हम की के अर्थ में करते हैं, जहां की का भाव आता हो वहां दैट का प्रयोग करते हैं। सो दैट, सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि, और लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा न हो कि। इसको बेटा आप लोग बहुत ध्यान से समझना, इसको कहीं नोट भी कर लेना। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, और लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट ये निगेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें न का भाव होता है। अब देखिए इनका हम प्रयोग करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसे तो वाक्य पूरा हो नहीं रहा है। वी नो दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, हम जानते हैं कि, दैट का यहाँ पर क्या सेंस होगा, कि, और दैट यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। हम जानते हैं कि वह एक ईमानदार आदमी है। अब मेरा सेंटेंस पूरा हुआ। वी नो दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, हम जानते हैं कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि he works hard so that he may stand first, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि, so that मीन्स क्या होता है, ताकि, he may stand first, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रथम आ सके। तो यहाँ पर जो so that है वो कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। वॉक केयरफुली आता है, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ।
तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लेस्ट जो होता है ये अपने आप में नॉट यानी निगेटिव का भाव देता है। ओके, और ये बहुत ही मैंने बताया ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सो दैट और लेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि सो दैट मीन्स होता है ताकि, सो दैट के साथ हमेशा मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। और इसका मेन कंडीशन यही समझना है कि यदि सो दैट के पहले क्लॉज में यानी पहले पार्ट में यदि टेंस प्रेजेंट में है तो सो दैट के साथ आप मे का प्रयोग करेंगे, लेकिन यही सो दैट के पहले वाला पार्ट पास्ट टेंस में रहेगा तो मे के स्थान पर क्या कर देंगे, माइट कर देंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सो दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो सो दैट के साथ मे का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस में है तो सो दैट के साथ में माइट का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से ये भी याद रखना है कि यदि सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेस्ट का प्रयोग किया गया है तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करना ही होगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। अब आगे ये देखना है कि कंपैरिजन का चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव फॉर्म में होता है यानी सकारात्मक फॉर्म में होता है तो वहाँ पर हम एज डॉट एज का प्रयोग करते हैं। यदि वो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म निगेटिव में है यानी उसमें नॉट लगा है तो उसका स्ट्रक्चर सो डॉट एज हो जाता है। अब आपको सेंटेंस में देखना है, मोहन इज एज ए स्ट्रॉन्ग एज सोहन। देखिए अफर्मेटिव फॉर्म में है, कहता है कि मोहन उतना ही मजबूत है जितना कि सोहन। मोहन इज एज ए स्ट्रॉन्ग एज सोहन, मोहन उतना ही मजबूत है जितना कि सोहन। अब देखिए उसका अगला जो सेंटेंस है ये निगेटिव फॉर्म में है जहाँ की सो डॉट एज का प्रयोग किया जाता है। डॉट से आपको घबराना नहीं है। डॉट जो मैंने यहाँ पर ब्लैंक जो प्लेस छोड़ा है इसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव को रखा जाता है, जैसा कि स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव था इसमें। और दूसरे में देखिए नेहा इज नॉट आ गया, नेहा इज नॉट सो टॉल एज राधा। नेहा उतनी लंबी नहीं है जितना कि राधा। अब यहाँ पर निगेटिव फॉर्म है यानी नॉट लगा है, इसलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर सो डॉट एज का प्रयोग किया गया है। नहीं कि जहाँ डॉट हम बोलते हैं वहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है। अब देखिए दैन, जब दो का कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर हम दैन का भी कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है गोपाल इज टॉलर दैन मनीष, गोपाल मनीष से लंबा है, अर्थात गोपाल मनीष से अधिक लंबा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कंट्रास्ट। जो कंट्रास्ट है यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इसमें दो तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं जिसको हम ऑल्दो या दो कहते हैं। अब देखिए ऑल्दो का यह दो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यद्यपि, यानी कि इसको और सरल भाषा में समझाया जाए तो हालांकि नहीं बोलते हैं, हालांकि ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। अब फिर भी का भाव कहाँ से आता है, जो ये कॉमा हम लगा देते हैं ये फिर भी तो भी का मीनिंग देता है। तो यहाँ पर दो भी हो सकता है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब चलिए आपको हम आगे रीजन के बारे में समझाते हैं, मैनर के बारे में समझाते हैं, ओके, और कंडीशन के बारे में समझाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पर आते हैं कंडीशन। कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, शर्त। जैसे है इफ, अनलेस, इन केस। इफ मीन्स क्या होता है, यदि, अनलेस जब तक नहीं, इन केस मीन्स भी यदि होता है।
अब देखिए यहाँ पर कंडीशन का भाव व्यक्त होता है, इफ यू कम आई शैल गिव यू अ पेन। अब देखिए इफ जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यदि तुम आओगे, इफ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल गिव यू अ पेन, तो मैं तुम्हें एक कलम दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इफ यू कम, ये पूरा पार्ट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और आई शैल गिव यू अ पेन, ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जिस पार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है वो पार्ट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है, और नेक्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर इफ को मैंने आपका प्रयोग बताया कि इफ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल गिव यू अ पेन, मैं तुम्हें एक कलम दूंगा। अगला देखिए, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता वह पास नहीं हो सकता। अनलेस भी निगेटिव का भाव देता है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता तब तक ही कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता। अब देखिए अगला है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है कि एक पार्ट में हम सो का प्रयोग करते हैं और दूसरे पार्ट में दैट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसको अभी हम आपको आगे भी बताएंगे थोड़ा डिटेल में। ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिमूव टू करते हैं, जब टू को रिमूव करते हैं तो इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। लेकिन देखिए कहता है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द कार, वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द कार, वह इतना गरीब है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब है। तो वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता है। यानी पहले पार्ट में सो कंजंक्शन का प्रयोग हुआ और दूसरे पार्ट में दैट कंजंक्शन का। अब देखिए अगला है शी इज सो वीक, वह इतनी कमजोर है कि, यानी दैट शी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती। वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। इसमें भी देखिए पहले पार्ट में सो कंजंक्शन और दूसरे पार्ट में दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं, लास्ट है मैनर। मैनर में कुछ इस तरह के मुख्य कंजंक्शन होते हैं, जैसे एज, सो फार एज फार एज। तो इसका भी एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मैनर क्या है? मैनर का मतलब होता है ढंग, व्यवहार। जो जैसा जिसके साथ करता है वैसा ये कंजंक्शन वहाँ पर उसको बताता है। अब जैसे है कि आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आपने मेरे साथ किया है। ओके, तो इस तरह के सेंस में देखिए जो एज है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और आई विल ट्रीट यू ये कौन सा क्लॉज है? ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। लेकिन एज यू हैव ट्रीटेड मी किस टाइप का क्लॉज है? तो ये क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। तो देखिए बस यही है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग, और आप साथ में भी जाना कि हम किसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और किसे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। फिर से मैं आपको लास्ट में एक बार रिमाइंड करा दूं कि जिस पार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है उस पार्ट को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, और दूसरे वाले पार्ट जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। ओके, तो ठीक है, यदि आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो अभी तक से आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ज़रूर करना। अपने दोस्तों में, फैमिली में, परिवार, रिश्तेदार में सब्सक्राइब करने के लिए भी आप कहना, उनको शेयर करना। ओके, तो ठीक है, और फिर हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे, और ये भी मानकर चलिए कि प्रीपोजिशन की आपकी सारी समस्याएं अब समाप्त हो जाने वाली है। ओके, तो ठीक है, इसी शुभकामना के साथ हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।